कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 6 टॉपिक से जय पे क्रम का वीडियो नंबर 4। तो इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं मानव में पोषण या मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो पोषण का प्रोसीजर है या जो प्रक्रम है, सबसे पहले भोजन को मुंह के द्वारा मुंह में प्रवेश करता है। ठीक है, आप जानते हैं मुंह में दांतों की सहायता से, यानी दांतों के कई प्रकार होते हैं, दांतों की सहायता से दब चबाया जाता है, काटा जाता है, फाटा जाता है। ठीक है, दांतों की सहायता से उसको चबाकर और लचीला बना लिया जाता है। उसके पश्चात भोजन आहार नाल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो भोजन दांतों में चबाने के पश्चात किस में प्रवेश करता है? आहार नाल में। आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ी नलिका होती है जो मुंह से यानी दांतों के पश्चात प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक प्रवेश करती है, गुदा द्वार तक जाती है। ठीक है, आहार नाल के कई भाग होते हैं। पहला होता है आमाशय। आमाशय इसका सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो जब भोजन आहार नाल में दांतों से चबाने के पश्चात प्रवेश करता है, दांतों से चबाने के पश्चात आहार नाल में प्रवेश करता है, तो आमाशय में एंट्री करता है। आमाशय में कुछ ग्रंथियां बनी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसे लार ग्रंथि या लाला रस भी कहा जाता है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस, ठीक है, लार रस कहा जाता है। लार रस क्या होता है? जैसे कि मुंह में पानी आ जाना। किसी वस्तु को हम देखते हैं अच्छा जो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, जो आप जिसको पसंद करते हैं, तो उसको देखते ही मुंह में लार आ जाती है, पानी आ जाती है। इसको लार या लाला रस कहा जाता है, क्योंकि ये लाला ग्रंथि से उत्पन्न होती है, जिसे जठर रस भी कहते हैं। जठर ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले रस को जठर रस कहा जाता है। ठीक है, यह भोजन को सुपाच्य करता है, भोजन के साथ मिलकर उसको गीला कर देता है और पचाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, जिससे भोजन आसानी से दांतों के पश्चात चबने के बाद भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है और लार ग्रंथि की सहायता से वह अलग अलग अपने खंडों में खंडित होने लग जाता है, और जिससे भोजन को खंडित होना आसान हो जाता है। भोजन गीला हो जाता है और आसानी से खंडों में खंडित होना शुरू हो जाता है। और लार आमाशय में उपस्थित अन्य ग्रंथियां से भी कुछ अम्ल स्रावित होते रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड प्रोटीन वसा का पाचन होता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो भोजन को पचाने में सुपाच्य होते हैं। ठीक है, तो अम्लों का भी यहाँ पर काफ़ी योगदान है, यानी कि भोजन को पचाने में अम्लीय पदार्थ जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को सुपाच्य कर देता है या आसानी से पचा देता है। ठीक है, आमाशय से भोजन पचने के पश्चात स्रदांशु में प्रवेश करता है। स्रदांशु इसका अगला भाग है, यानी कि आहार नाल का अगला भाग है। आमाशय के पश्चात जो भाग होता है वो है स्रदांशु। स्रदांशु में प्रवेश करता है। स्रदांशु में वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो भोजन का जो बचा हुआ पार्ट्स है, जिसमें वसा होती है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसका पाचन स्रदांशु में होता है। स्रदांशु में आमाशय के पश्चात जो भोजन जाता है उसका पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन अणुओं में खंडित हो जाता है, छोटे छोटे भागों में पहुंचकर उसके अलग अलग अणु बन जाते हैं और अणुओं में खंडित होकर सुपाच्य भोजन, यानी जो भोजन पच जाता है, उससे निकलने वाले ग्लूकोस, यानी कि भोजन पचने के पश्चात ग्लूकोस में परिवर्तित हो जाता है, जो खून में या खून की नलिकाओं में या फिर कोशिकाओं तक आसानी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अमीनो अम्ल का भी श्रावण होता है। ठीक है, तो कौन सा भाग है? स्रदांशु में अमीनो अम्ल निकलते हैं, जो बचे हुए भोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में सुपाच्य यानी कि मदद करते हैं। वो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं आसानी से, जिससे पच जाता है। उसके पश्चात जो बचा हुआ भोजन होता है, जो स्रदांशु के पश्चात बहिर्भाग में प्रवेश करता है, इसको अपचा भोजन कह सकते हैं या अपचित भोजन कहा जाता है, जिसको हम जो गुदा द्वार की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको मल भी कहा जाता है। ठीक है, अपचित भोजन जो पचता नहीं है, ठीक है, या अपचा भाग, जो भोजन का अपचा हुआ भाग रह जाता है।
ठीक है। तो ये था मानव के पोषण का प्रोसीजर, किस प्रकार से मानव भोजन ग्रहण करता है और किस प्रकार पोषण होकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले मानव के शरीर में जो पोषण होता है वो ग्लूकोज का होता है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा शरीर एक्टिव नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा चाय पीने से या फिर मीठा खाने से, चीनी वगैरह खाने से थोड़ा भूख कम हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि चीनी में ग्लूकोज होता है, या फल खा लीजिएगा, मीठे फल, अंगूर वगैरह, इनमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो ये ग्लूकोज का पाचन हमारे शरीर में सबसे पहले होता है। उसके बाद विटामिन्स का पाचन होता है, और सब विटामिन्स का, फिर प्रोटीन्स का, और जो वसा होती है, वसा का पाचन होता है। वसा यानी कि घी, वसा तेल, घी तेल का पाचन होता है। सबसे बाद में जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल एंड ये गेहूँ, रोटी जो होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे बाद में होने के कारण ही भूख थोड़ा बाद में मतलब उनसे जो पाचन होने के बाद भूख का एहसास बाद में होता है, यानी कि भूख मिट गई वो बाद में पता लगता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, परंतु ग्लूकोज का सेवन करने से, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, भूख नहीं लगती, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन सबसे पहले होता है, और ग्लूकोज ही केवल संपूर्ण भोजन को की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। ठीक है। तो इसका मनुष्य में पोषण, इसका बुक्स में चित्र भी दिया है, उस चित्र को बना सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है मनुष्य के में पोषण का सचित्र वर्णन करो, तो उसमें चित्र बनाना है। जो लैंग्वेज मैंने बोली है उसको, वीडियोस को बार बार चला के स्किप करके देख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, उतना लिख देंगे काफ़ी बेटर रहेगा। और इसका चित्र और बना लेना है किताब से। ठीक है। चित्र मैं सेंड कर रहा हूँ बाई फिगर।